राजीव, यहाँ विपक्ष के नेताओं को खुद फोन करके योगी आदित्यनाथ ने न्योता दिया था, अखिलेश यादव को, मुलायम सिंह यादव को, मायावती को, कांग्रेस को भी इनवाइट किया गया था, लेकिन विपक्ष का कोई नेता यहाँ नजर नहीं आया। फिलहाल इन तस्वीरों में तो नहीं दिखा। बिल्कुल शीतल, और ये एक अजीब सा दृश्य देखने को मिला है कि इस तरह की राजनीतिक संस्कृति हमारे देश में अब धीरे धीरे दिखाई देने लगी है कि इस तरह की दूरियां, चुनाव में जो दूरियां होती थी, लेकिन चुनाव के बाद भी इस तरह की दूरियां हो रही हैं कि शपथ ग्रहण समारोह में विपक्षी दल का कोई नेता दिखा ही नहीं। और ये सारे लोग जो आपको दिखाई दे रहे हैं सब एक पार्टी विशेष के हैं, जिस पार्टी की सरकार आई है, विपक्ष का कोई भी नेता। अब ये देखिए ग्रुप फोटोग्राफ यहाँ पर हो रहा है। बहुत सारे संत महात्मा भी आए थे शपथ ग्रहण समारोह में, लेकिन कैमरा उनकी तरफ, जो हम लोग यहाँ से देख पा रहे हैं, कैमरा उनकी तरफ जाता नहीं दिखाई दिया। प्रधानमंत्री के साथ कुछ मंत्री खड़े हैं। साथ में राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री खुद हैं, प्रधानमंत्री, और दोनों तरफ दो बाजुएं कह सकते हैं, दो डेप्यूटी सीएम। अब ये इसको एक तंज के तौर पे भी लोग कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं कि किस तरह से सामंजस्य बैठाएंगे, लेकिन दो डेप्यूटी सीएम्स के साथ पहले भी काम कर चुके हैं योगी आदित्यनाथ। हालांकि ये थोड़ा चैलेंजिंग होगा, लेकिन इस बार ये जो नई, अब जो दूसरी टर्म योगी 2 है, इसके सामने चुनौतियां क्या होंगी, और इसमें सबसे डिस्टिंक्ट फैक्टर आपको क्या दिखता है इस कैबिनेट में, इस मंत्रिपरिषद में? राजीव, देखिए, मुझे एक तो ये दिखाई दे रहा है कि पिछली सरकार में, योगी सरकार में, बहुत कुछ ये बातें, विधायकों की भी शिकायत थी, कार्यकर्ताओं की भी शिकायत थी कि संगठन और कार्यकर्ताओं की बहुत सुनी नहीं जा रही है। मंत्रियों की ये शिकायत थी कि मंत्रियों की भी उस तरीके से सुनी नहीं जा रही है। लेकिन इस बार की मंत्रिपरिषद में अगर आप देखें तो संगठन से जुड़े लोग, अब वो दानिश अंसारी, जो बलिया के एकमात्र एक भी अल्पसंख्यक को, माइनॉरिटी के आदमी को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, लेकिन दानिश अंसारी अल्पसंख्यक मोर्चे में उनके संगठन में आते हैं और बहुत ही साधारण परिवार से, एबीवीपी से राजनीति करते हुए वो आए हैं, बलिया के रहने वाले हैं। दानिश अंसारी को मंत्री बनाया जा रहा है। ऐसे लोग जो संगठन और पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, ये दया शंकर सिंह जो स्वाति सिंह के पति हैं, पिछले 20 वर्षों से ये बीजेपी में लगे हुए हैं। इनको पार्टी उपाध्यक्ष का पद दिया गया, पहली बार जाकर के इनको टिकट मिला, इनकी पत्नी को पहले मिल गया। और काफी बवाल भी हुआ इसको लेकर, स्वाति सिंह और उनके पति के टिकट को लेकर काफी इसको लेकर हंगामा भी खड़ा हुआ था। हाँ, और देखिए दोनों में रिश्ते भी अच्छे नहीं हैं, और स्वाति सिंह पिछली बार मंत्री बन गए और इस बार इनको टिकट मिला, ये मंत्री बन गए। संगठन, और दूसरा मैंने कहा दयाशंकर मिश्र, दयालु की बात की, वो अकेले ऐसे शख्स है इन 52 लोगों में जो किसी भी सदन के सदस्य नहीं है। आज की अगर खबर के तौर पे आप कहेंगी तो मैं इसी को सबसे बड़ी मानूंगा कि इतनी बहुमत वाली बीजेपी की इतनी ज्यादा सीटें विधायक जीतने के बावजूद एक ऐसे आदमी को मंत्री बनाया गया जो दोनों सदनों का सदस्य नहीं है, और अभी उनको एमएलसी बनाया जाएगा, तब अब मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। इतनी इंपॉर्टेंस उस आदमी को इसलिए दी गई, मुझे लगता है कि जो सीट वाराणसी दक्षिण की थी, पिछली टिकट न पाने के बावजूद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के लिए काम किया, जितवाने में भूमिका अदा की, तो इसके बाद उनका पारितोषिक, जीतने वाले विधायक को मंत्री नहीं बनाया गया, वो मंत्री था सिटिंग तब भी नहीं मंत्री बनाया गया, लेकिन जिस आदमी ने जमीन पर, ग्राउंड पे काम किया, उसका पारितोषिक। और अधिकतर यहाँ पर जो लोग दिख रहे हैं इस मंच पर, इस कैबिनेट जिन्होंने अभी शपथ ली है, ग्राउंड पर काम करने वाले लोग हैं। बिल्कुल, जैसे देखिए बेबी रानी मौर्य जैसे हैं, वो आगरा की पहली महिला थी मेयर, दलित लीडर के तौर पर उनकी पहचान है। उनको उत्तराखंड का गवर्नर बनाया गया, लौट के आई, विधायक बनी, और बीजेपी संगठन में वो काफी दिनों से लगी हुई हैं। महिला आयोग, जो राष्ट्रीय महिला आयोग था, उसमें भी उन्होंने काम किया था। अगर आप देखें स्वतंत्र देव सिंह पिछले कितने दिनों से संगठन में काम कर रहे थे, और उनको वहां से ले आकर के मंत्री बनाया गया। तो ये सारे वो लोग हैं। देखिए इस दृश्य में मोदी के साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उत्तराखंड के सीएम धामी भी हैं। अब प्रधानमंत्री यहाँ से जा रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में आप देखिए, ज्यादातर इलाकों, मैं कह रहा हूं ब्रिजेश पाठक का जो एलिवेशन हुआ है, वो भी मुझे बहुत हद तक लगता है कि उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर। एब्सोल्युटली, इसीलिए मैंने कहा कि सब तमाम लोग जो दिख रहे हैं, ये ग्राउंड पर काम करने वाले लोग हैं।
और ये परफॉर्मेंस, काम करोगे तो रहोगे, ये मैसेज भी दिया गया। दूसरी बात, बहुत हद तक ये बात आज के दिन कहना बहुत जरूरी नहीं है, क्योंकि आज ये लेकिन ये कहा जाएगा कि बहुत हद तक पार्टी में सामंजस्य, संतुलन और समन्वय बनाने का काम योगी सरकार में हुआ। योगी, ये दो जो चीफ मिनिस्टर आपको दिखाई दे रहे हैं, सार्वजनिक तौर पर भी आपने सेंस किया ही है कि ये दोनों नेता योगी खेमे के नहीं है, कम से कम ना ही उस खेमे में उनको रखा जा सकता है, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को। बावजूद इनके दोनों को डिप्टी सीएम बनाया गया। और तमाम ऐसे लोग आपको दिखाई देंगे, तमाम ऐसे लोग जो पुरानी कैबिनेट में थे, सतीश महाना योगी आदित्यनाथ के करीबी माने जाते थे, वो अब इस कैबिनेट में नहीं है। तमाम पुराने लोग हैं। अब ये नई सरकार एक नई ऊर्जा के साथ कैसा काम करती है, मंत्रियों का काम कैसा होता है, कौन कौन सी योजनाएं आती हैं, पहले के तो जो अभी तो पोर्टफोलियोज का आएगा, शाम तक पोर्टफोलियोज आएंगे, किसको क्या मिल रहा है वो देखना काफी दिलचस्प होगा। बिल्कुल, शाम तक पोर्टफोलियो मोर और लेस मुझे लगता है कि जो पुराने मंत्री हैं शायद उनको ये देखना दिलचस्प होगा कि केशव मौर्य को पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री मिलती है या नहीं। तो ये आप देख रहे हैं, ये तमाम तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं शपथ ग्रहण की। ये तमाम कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री जिन्होंने आपसे थोड़ी देर पहले शपथ ली। केंद्र में, सेंटर में आप देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ ने जब शपथ ली थी दूसरी बार यूपी के मुख्यमंत्री के तौर पे। ये सारे कैबिनेट मंत्रियों की तस्वीर है जो आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। योगी के कैबिनेट मंत्री और खुद मध्य में, सेंटर में योगी आदित्यनाथ, सबसे पहले इन्होंने शपथ ली। आप इन तमाम लोगों के नाम पढ़ सकते हैं। केशव प्रसाद मौर्य जो कि डिप्टी सीएम है, ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम दूसरे हैं, सूर्य प्रताप शाही, सुरेश खन्ना, स्वतंत्र देव सिंह बीजेपी यूपी बीजेपी अध्यक्ष थे और अब कैबिनेट मंत्री बने हैं। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, फिर बीजेपी अध्यक्ष बने, संगठन में मंत्री परिषद से उनको संगठन में भेजा गया, संगठन में उन्होंने काम किया और फिर उनको सरकार, दूसरी बार सरकार बनने के बाद उनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया। मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण मंत्रालय भी स्वतंत्र देव सिंह को मिलेगा, पिछली बार की तरह परिवहन मिलता है या हेल्थ मिलता है, ये अभी देखने वाली बात। ठीक, योगी आदित्यनाथ ने अब से थोड़ी देर पहले शपथ ली, आइए आपको सुनवाते हैं। आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा, मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा, मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं। तो आप योगी आदित्यनाथ को शपथ लेते हुए सुन रहे थे जो उन्होंने आपसे थोड़ी देर पहले ली, और साथ ही उनके तमाम कैबिनेट के मंत्री। और हमारे साथ खास पैनल जुड़ा हुआ है, मेहमान जुड़े हैं हमारे साथ। राजीव रंजन डिप्टी एडिटर लगातार बने हुए हैं और यूपी का इन्होंने बहुत एक्सटेंसिवली दौरा किया, चुनाव के दौरान भी, चुनाव से पहले भी माहौल ये बताते आए लगातार, और लगातार हमारे साथ जुड़े थे। इसके अलावा और मेहमान बता देती हूँ, गुरु प्रकाश बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ समाजवादी पार्टी से भी नेता जुड़े हैं और दो वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। शहजाद अब्बास समाजवादी पार्टी से, विकास पाठक और पंकज शर्मा दो वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। मैं सबसे पहले समाजवादी पार्टी के पास जाना चाहती हूँ राजीव, क्योंकि ये मेरे मन में कौतूहल है। शहजाद अब्बास से ये पूछना जरूरी है, शहजाद साहब, बावजूद इसके कि योगी आदित्यनाथ ने फोन करके यादव परिवार को इनवाइट किया था, न्योता दिया था, कोई आया नहीं, तो मतलब खुशी के मौके पर शामिल होने में कुछ कोई छोटा या बड़ा नहीं हो जाता? क्यों समाजवादी पार्टी ने ये तय किया कि हम नहीं शरीक होंगे इस शपथ ग्रहण में? शहजाद अब्बास, मुझे सुन पा रहे हैं क्या? देखिए, फोन कट गया। शीतल, एक बात, हाँ राजीव, एक बात इसमें मैं कहना चाहूंगा, यही फर्क है अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव में। पिछली बार इसी तरह की भयंकर प्रचंड जीत भाजपा को मिली थी और समाजवादी पार्टी की सरकार थी और वो हार गई। मुलायम सिंह यादव न सिर्फ शपथ ग्रहण समारोह में गए, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कान में क्या कहा
वो चर्चा में रहा और वो शपथ ग्रहण की खबर पीछे छूट गई। सारे लोगों का इंटरेस्ट इस बात में था कि प्रधानमंत्री मोदी की कान में मुलायम सिंह ने क्या कहा। शायद मुलायम सिंह ने कहा आप ठीक से लखनऊ आए, आपको कैसा लगा रास्ते में, लखनऊ हमारी सरकार ने काम कैसा किया, क्या बात की है वो आज तक पता नहीं पता। लेकिन मुलायम सिंह यादव वहां पहुंच करके इतनी आत्मीयता के साथ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कान में बातें कही और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उतनी ही सहजता और सरलता के साथ सुनी। तो भारतीय राजनीति की एक अच्छी तस्वीर थी। हाँ। और लोगों के जहन में दशकों तक वो तस्वीरें, वो दृश्य याद रहेंगे कि मुलायम सिंह ने क्या कहा। और वो सस्पेंस भी कि भाई आखिर क्या था, मुलायम सिंह ने क्या कहा। शहजाद क्या अब हमें सुन पा रहे हैं? शहजाद अब्बास अच्छा नहीं कनेक्टेड है। हाँ राजीव अपनी बात। अब मैं दूसरी बात कहता हूँ कि एक वो दृश्य है, दूसरे आप मुलायम सिंह को देखिए, यही तेज प्रताप यादव जो सांसद थे, जो जिनकी शादी लालू यादव के घर में हुई है, मुलायम सिंह यादव ने इनवाइट किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। मैं सैफई गया था, मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सैफई गए और उस पारिवारिक समारोह में शामिल हुए। मजाकिया तौर पर लालू यादव से पूछा गया कि मोदी यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने अपनी शादी में मतलब यहाँ पे आमंत्रित किया, तो उन्होंने ये कहा था कि नहीं मैंने नहीं किया, नेताजी ने किया, वो लड़के वालों की तरफ से आए। सैफई में जो शादी का आपने देखा जो फंक्शन था जिसमें, तो मुलायम सिंह यादव इस तरीके से एक कदम आगे बढ़ के चलते हैं। अब स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं है, नहीं तो मुझे पक्का यकीन है वो आते और उनको इनवाइट किया भी था योगी आदित्यनाथ ने खुद। स्वास्थ्य उनका, तो यही फर्क है अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव में, या पुराने राजनेताओं और नई पीढ़ी के अब के नेताओं में। निश्चित तौर पर जिस तरह की भाषा, जिस तरह के चुनाव में बातें की जा रही है, जिस तरह से तहजीब का वो धीरे धीरे राजनीति जो है ना, वो भाषाई मर्यादा इतनी गिरती जा रही है कि मुझे लग रहा है कि आप एक दूसरे का आमना सामना करने से बचते हैं नेता। लेकिन वही अखिलेश यादव विधानसभा में रहेंगे और रहेंगे तो विपक्ष के नेता ही रहेंगे, तो उनका तो रोज आमना सामना। अब शहजाद हमारे साथ जुड़ गए राजीव, एक बार ये शहजाद से सीधा पूछ ही लेते हैं कि आखिर इतना अफसोस क्यों? अब तो एक खेल भावना होती है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है कि आपने चुनाव हारा जीता कोई बात नहीं, लेकिन अगर योगी आदित्यनाथ ने शहजाद अब्बास साहब इन्वाइट किया खुद फोन करके अखिलेश यादव को, मुलायम सिंह यादव को, तमाम लोगों को, तो फिर क्यों आप लोगों ने ये सही समझा कि हम नहीं शामिल होंगे? आते तो एक अच्छा उदाहरण सामने आता। शीतल जी बहुत धन्यवाद आपका। देखिए आज शपथ ग्रहण हुआ है, देखिए विधानसभा हो या लोकसभा हो, लोक भवन हमारा है लखनऊ के अंदर, ये सब है और वही मंत्रिमंडल है, वही विधानसभा है, वही लोक भवन है। लेकिन बात एकदम अलग है कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार के मंत्रियों ने और मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली है, वो इकोना स्टेडियम समाजवादी पार्टी में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बनवाया था और ये वो स्टेडियम है जो एशिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। आप देखेंगे कि काम बोलता है, उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी का काम बोल रहा है, तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हमारा धन्यवाद देना चाहिए, समाजवादी पार्टी का धन्यवाद करना चाहिए, अखिलेश यादव जी का धन्यवाद करना चाहिए, आप आकर उनको बधाई तो दे देते, उनको धन्यवाद करना कोई छोटा बड़ा होता है क्या? आकर बधाई दे देते, आकर बधाई देने में कोई छोटा बड़ा थोड़ी ना होता है। शीतल जी हमको बधाई देना चाहिए उनको कि आपने 5 साल में जो 2012 से 17 के बीच काम किया, वो काम जो वादे किए थे वो करके दिखाएं। 5 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने संकल्प पत्र को पूरा किया ही नहीं है। आप देखिए कि अभी भी वही मुद्दे मौजूद हैं, महंगाई का मुद्दा हो या आपको एक उदाहरण दे देते हैं शीतल जी, अभी इन्हीं ने होली से पहले वादा किया था कि होली में हम सिलेंडर मुफ्त देंगे, सिलेंडर तो मुफ्त नहीं दिया। आप तो लेकिन आप देखिए शहजाद जी इस समय बात आप ऐसी कर रहे हैं जैसे कि उत्तर प्रदेश में 4 चरण के चुनाव बाकी हैं। जो भी आपको बातें रखनी थी आपने कह दी और जो भी जनता को फैसला देना था उन्होंने दे दिया। मैं ये बात कह रहा हूं कि दुनिया के सारे खेलों में प्रतिद्वंदी आपस में खेलते वक्त तो एक दूसरे के विरोधी रहते हैं, परिणाम आने के बाद गले मिलना, हाथ मिलाना एक ये शिष्टाचार है। इतने बड़े फंक्शन में अगर बुलाया गया विपक्ष के नेता को, आप नहीं गए, आपकी मर्जी है, लेकिन हम तो सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं कि जब निमंत्रण मिला था तो क्या अखिलेश यादव के न जाने के पीछे कोई बड़ी वजह थी? देखिए भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के अंदर जो है वो भाषा की मर्यादा को पार कर दिया है,
जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया और जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो हम तो समझते हैं कि जाना और न जाने की बात नहीं होना चाहिए। बात मुद्दों की होना चाहिए कि आने वाले 5 साल में एक भव्य आपने समारोह किया है, सब कुछ किया है, भारी भरकम मंत्रिमंडल है आपके पास, सब कुछ है। ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि जनता की परेशानियों से उनको निजात मिलेगी या नहीं मिलेगी। जनता इस वक्त रसोई गैस सिलेंडर 50 रुपए ज्यादा हो गया है, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए, खाने पीने के दाम बढ़ गए हैं। हम तो समझते हैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ। और राजीव जी, आपने तो पूरा उत्तर प्रदेश छान लिया है, शायद नेताओं को नाम नहीं मालूम हुए जितने नाम आपको मालूम है, और उस जगह के लोगों की परेशानियां भी आपको मालूम है। ये सरकार बन गई है, जितना भी जश्न मना ले, ढोल ताशे बजा ले, सब कुछ कर ले, लेकिन सवाल ढाक का वही 3 बात वहीं पे आके रुकता है कि आपने एक तोहफा दे दिया होली के बाद उत्तर प्रदेश की 30 करोड़ जनता को कि आपने सिलेंडर महंगा कर दिया, आपने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए। 16 महीने के अंदर 356 रुपए रसोई गैस के सिलेंडर पे बढ़ गए। सवाल ये होना चाहिए, हम समझ रहे हैं, हमारी समझ में नहीं आता है। आपका सवाल गुरु प्रकाश के पास ले चलते हैं, फिर हम अपने जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं उनसे विश्लेषण करेंगे कि ये जो नई कैबिनेट बनी है, योगी 2 का महत्व, इनके सामने चुनौतियां, तमाम मुद्दे। गुरु प्रकाश, ये सवाल कई लोग कर भी रहे हैं और पूछ भी रहे हैं कि वो जो मुफ्त राशन और वो जो तमाम तरह के सॉप्स थे, क्या वो अब आगे भी जारी रहेंगे? जिसके बल पर एक बहुत बड़ा तबका है जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया। शीतल जी, बहुत बहुत, और मैं सुन रहा था के सम्मानित प्रवक्ता लगातार उन्होंने बोला है, अब बोला है उत्तर प्रदेश की जनता ने, उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता ने, और पहली बार नहीं बोला है, 2014 में बोला, 2017 में बोला, 2019 में बोला, 2022 में बोला। तो जनता के विवेक पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना ये समाजवादी पार्टी के अपरिपक्व लोग ही कर सकते हैं, मैं उसको उचित नहीं मानता हूं। लोकतंत्र में सम्मान होना चाहिए, जनता के विवेक का सम्मान होना चाहिए, जनता के वर्डिक्ट का सम्मान होना चाहिए, लेकिन आज भी इस प्रकार का तू में करना ये उचित नहीं है। कैबिनेट की बात करते हैं, कैबिनेट में पहली बार शीतल जी, और ये बोलना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि तीन दलित महिलाएं, बेबी रानी मौर्य हो, गुलाब देवी जी हो, विजय लक्ष्मी गौतम जी हो, उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में 3 दलित महिलाएं मंत्री परिषद का हिस्सा होंगी, और यह बोलना आवश्यक है। इसी प्रकार सामाजिक ताने बाने का पूरा ख्याल रखना, सभी वर्गों का सम्मान, सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना, और आपने कहा ये ऑप्स जारी रहेंगे कि नहीं रहेंगे? निश्चित रूप से लाभार्थी वर्ग, जो उत्तर प्रदेश हम जानते थे कि जातिगत राजनीति, धर्म की राजनीति, इसके लिए बदनाम था ये उत्तर प्रदेश, आज वहां पे लाभार्थी वर्ग की बात हो रही है, आज वहां पे पॉलिटिकल परफॉर्मेंस की बात हो रही है। आज समाजवादी पार्टी के लोग भी एक्सप्रेसवे की बात कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, स्टेडियम की बात कर रहे हैं, एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं। हमारी चुनावी जीत तभी हो गई थी, हम तो शीतल जी चुनाव में गन्ना की बात कर रहे थे, समाजवादी पार्टी जिन्ना को लेकर के आ गए। कौन सा डर सता रहा था आपको? तुष्टीकरण का डर सता रहा था। तो इसलिए मैं बताना चाहता हूं आपको और आपके दर्शकों को कि कारण क्या है कि भारतीय जनता पार्टी को लगातार जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये आज के कैबिनेट में, आज के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में रिफ्लेक्ट होता है। ठीक, अब पसमानदा एक, अगर आप मुझे 10 सेकंड का मौका दीजिए, हाँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहली बार देश के इतिहास में मुसलमानों में भी जो नॉन एलिट मुसलमान है, जो पिछड़ा मुसलमान है, जो अभी बात कर भी रहे थे हमारे सम्मानित जो पत्रकार बैठे हैं कि दानिश आजाद अंसारी पसमानदाओं की पूछती क्या? पसमानदा मुसलमानों को पूछते थे समाजवादी पार्टी के लोग जो मुसलमानों के नाम की राजनीति करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। गरीब मुसलमान, पिछड़ा मुसलमान, तो सामाजिक न्याय ना सिर्फ हिंदू समाज में, सामाजिक न्याय मुसलमान समाज में भी पहली बार इस बार उत्तर प्रदेश के लोगों ने देखा है, इसका स्वागत किया है। ठीक है। अपने वरिष्ठ पत्रकारों से हम एक पॉइंट ले लेते हैं। विकास पाठक के पास में चलती हूँ। पाठक साहब, जो इन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास की जो सोच है, जो नारा है, जो मोटो है बीजेपी का, उसको पूरी तरह से चरितार्थ करती है ये जो कैबिनेट, ये जो मंत्रिपरिषद है, इसकी कॉन्स्टिट्यूशन। आपका इस पर क्या कहना है? देखिए शीतल, ऐसा है कि मेरे विचार में हाँ ये बात सही है। हमें ये समझना पड़ेगा कि पिछले ये मंत्रिमंडल जो है, या इससे पहले जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का एक्सपेंशन हुआ था, दोनों में हमें समझना पड़ेगा कि भाजपा का जो सोशल बेस है, या जिन सोशल तबकों तक भाजपा रीच आउट करना चाहती है, उसमें पिछले 7-8 साल में मूलभूत अंतर आ गया है।
मूलभूत अंतर क्या है कि वो एक तो है कि इस मंत्रिमंडल में भी आपको दिखाई देगा कि तमाम तरह के जो वर्ग हैं, मतलब अगर मैं कहूं जातियां हैं तमाम तरह की, उनका रिप्रेजेंटेशन आपको अक्रॉस द बोर्ड मिलेगा यहाँ। तो अगर मैं ऊपर से शुरू करूं तो योगी आदित्यनाथ हैं, खैर वो तो बहुत लोकप्रिय नेता भी हैं, लेकिन अगर जातिगत रूप से देखें तो वो ठाकुर हैं। फिर आप देखिए ब्रजेश पाठक हैं, ब्रजेश पाठक ब्राह्मण हो गए। फिर अति पिछड़ा हो गए केशव प्रसाद मौर्य, पिछली बार स्वामी प्रसाद मौर्य छोड़ के गए थे और चुनाव हारे, तो वो अति पिछड़ा वर्ग जो है उसको भी इन्होंने ले रखा है। एक और चीज आप देखें कि बीच में एक आरोप लगा था 1-1.5 साल पहले, काफी हवा चली थी विकास दुबे प्रकरण के बाद, कि कहीं ठाकुरवाद तो नहीं चल रहा, कहीं ब्राह्मण नाराज तो नहीं है। तो ब्रजेश पाठक की सूरत में आप एक और चीज देखें, चाहे वो ओरिजिनली भाजपा के न रहे हों, ये लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष रहे थे बहुत पहले, उसके बाद कांग्रेस में भी रहे, बीएसपी में भी रहे, लेकिन इनकी एक जमीन रही है जो आप लोगों ने पहले बात भी की। तो ये केवल टोकन, ये केवल टोकन चेहरा नहीं है। बीजेपी के पास कई साल से क्या हो गया था कि उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा ब्राह्मण चेहरा था ही नहीं, तो शायद इनको डेवलप करने की कोशिश की जा रही है जिससे कि आप तमाम जो जातियां हैं उनको पकड़ लें। अब बेबी रानी मौर्य जो है, जैसे अभी गुरु प्रकाश जी जो मेरे मित्र हैं उन्होंने कहा 3 दलित महिलाएं हैं। बेबी रानी मौर्य दलित में भी जाटव है, मायावती जी की जाति की है। दूसरा, वो गवर्नर रही है पहले, तो ये भी संभव है और लगता ही है कि उनको जो विभाग मिलेगा वो भी अच्छा मिलेगा। तो अब दलितों में भी जो है वो तमाम सेक्शंस पे बीजेपी जा रही है, जैसे जी, तो वो चीज क्लियर है। तो अगर आप देखें तो यही इसका ओवरऑल। ठीक। पंकज शर्मा, जैसे कि मैं और राजीव भी चर्चा कर रहे थे कि इस कैबिनेट में, इस मंत्रिमंडल में कोई भी टोकन चेहरा, जो जिस शब्द का इस्तेमाल विकास पाठक ने किया, बहुत बढ़िया शब्द, कोई टोकन चेहरा नहीं है। सब सॉलिड ग्राउंड से जुड़े हुए, जमीन पर काम करने वाले लोग दिखाई देते हैं। अच्छी बात है कि योगी आदित्यनाथ जी ने एक संतुलित मंत्रिमंडल कोशिश की है, और ये तो आगे कि सरकार के सामने चुनौतियों को, ये सोशल जगह है, में भले कोई न हो, लेकिन समीकरणों का एक समीकरण को संतुलित कोशिश करने की ये है। आपकी जनता पार्टी तो अब वो चाल चरित्र रही है, अब वो चेहरा रहा है। आप एक बात बताइए कि इस पूरे मंत्रिमंडल में बाकी सब बात तो हो गई, क्या अल्प का कोई प्रतिनिधित्व है? नहीं है। तो ये सब चीजें है ना, एक दानिश है, दानिश, हाँ, बहुत बहुत मामूली प्रतिनिधित्व है, और टिकटों में भी बहुत मामूली, और वो किसी सदन के सदस्य भी नहीं है। हाँ, मेरा कहना ये है कि आने वाले दिन सबसे बड़ी चुनौती योगी आदित्यनाथ जी के सामने वो ये होगी कि वो किस तरह उत्तर प्रदेश में सामाजिक समरसता को कायम कर पाते हैं। और ये जो सबका विकास, सबका विश्वास, सचमुच वो कैसे प्राप्त कर पाएंगे और सबका विकास कैसे कर पाएंगे, ये सबसे बड़ी चुनौती उनके सामने होगी देखने में। तो अब चूंकि आज पहला है और मंत्रिमंडल में शपथ ली है, वो दूसरी बार मंत्री बने हैं, और ये जीत हालांकि उतनी बड़ी जीत नहीं है, लेकिन इसको एक प्रचंड जीत की तरह बढ़ा चढ़ा कर बताया जा रहा है। और सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में वोट प्रतिशत अगर पिछले चुनाव के मुकाबले देखें तो बहुत मामूली बढ़ा है, और अगर पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले देखें तो 8.5% हो गया है। तो इस जीत के पीछे, इस जीत के भीतर की कुछ सच्चाइयां भी हैं जिनकी अनदेखी नहीं की जा सकती है, पर आज जश्न का दिन है तो जश्न माने दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। गुरु प्रकाश इस पर रिएक्ट करना चाह रहे हैं, हाथ उन्होंने खड़ा किया है। गुरु प्रकाश आइए, और फिर मैं कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं उनके पास भी चलूंगी, अंशु अवस्थी के पास। गुरु, नहीं, मुझे लगा अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ही बोल रहे थे। नहीं, ये हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आप। नहीं, देखिए ऐसा है शीतल जी, मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये बार बार जो कहा जाता है पसमानदा मुसलमानों की बात कौन करेगा? मुसलमानों में भी सिर्फ एलीट मुसलमानों की बात होनी चाहिए क्या? वो 80% मुसलमान, जो 85% मुसलमान, जो बुनकर है, जो कोरी है, जो धुनकर है, जो धोबी है, जो कसाई है, उसकी बात कौन करेगा? मुसलमानों में भी यही दिक्कत है, यही दुर्भाग्य है कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी जैसी सोच रखने वाले लोगों का, कि वो एलिटों की बात करते हैं। एलिट की बात करिए, दलित की बात मत करिए, सामाजिक समरसता की बात करते हैं। पहली बार 3 दलित महिलाएं, और दलित महिलाएं वो होती हैं जो डबल वैमी का शिकार होती हैं, जाति का भी और जेंडर का भी। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की असंवेदनशील बात करना ठीक नहीं है। बात होती है मुसलमानों के प्रतिनिधित्व की। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, और यह भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि मुसलमानों में भी जो पसमानदा मुसलमान, इफ्तिकार जावेद कौन है बता सकते हैं क्या? इफ्तिकार जावेद को मदरसा बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है, वो पसमानदा मुसलमान से आते हैं।
उर्दू अकादमी के कैफुलवारा कौन है? वो पसमानदा मुसलमान से आते हैं। माइनॉरिटी कमीशन में अशरफ सैफी कौन है? तो पसमानदा मुसलमान से आते हैं। तो अब ये बात नहीं चलने वाली है। अभी भी वही 5% की राजनीति, अभी भी जाति के नाम पे तोड़ने की राजनीति, धर्म के नाम पे तोड़ने की राजनीति, एलिट की राजनीति, ये अब नहीं चलने वाला है शीतल जी। मैं इसका विरोध यहाँ पे दर्ज कराना चाहता हूं कि इस प्रकार भ्रमित नहीं करना चाहिए। और लोगों ने जो मैंडेट दिया है, लगातार लोग जो मैंडेट दे रहे हैं 14 में, 17 में, 19 में, 22 में, उसके पीछे कारण है, उसके पीछे आधार है, उसके पीछे तर्क है कि समाज के सभी वर्गों को यदि कोई एक धारा लेकर के चल सकती है तो लोगों ने भी देखा है कि वो भारतीय जनता पार्टी है। ठीक है, समाजवादी पार्टी रिएक्ट करना चाह रही है। मैं राजीव आपके पास आती हूँ, उन्होंने हाथ खड़ा किया, फिर आपके पास शहजाद अब्बास और फिर राजीव। देखिए शीतल जी, जो इन्होंने ये नारा दिया है सबका साथ सबका विकास, और सभी वर्गों को इन्होंने कहा है कि हम भागीदारी दे रहे हैं। अगर ये मुसलमानों की बात कर रहे हैं तो वो चेहरा लाए हैं जिसको जनता के अंदर कोई पहचानता नहीं है। दूसरी चीज ये है कि मैं जिस समाज से आता हूं, शिया समाज से, शिया समाज को आपने कोई भी भागीदारी नहीं दी है, जबकि आपके पास शिया समाज के बड़े बड़े नेता मौजूद थे। आपने शिया समाज को तो कोई नहीं दिया। आपने तो इस वक्त जो मंत्रिमंडल का गठन किया गया है उसमें मुसलमानों का तो अपमान किया है। और मुसलमान तो बेगानी शादी में मुल्ला दीवाने, चंद मुसलमान जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर हैं वो देखें कि उनका किस तरीके से अपमान किया गया है। मैं तो यही कहना चाहता हूं, मुसलमानों के साथ किया क्या गया है। अगर केंद्र सरकार को आप देखिएगा तो केंद्र के अंदर मुसलमानों के लिए क्या काम किए गए, या पिछली सरकार में जो मंत्री थे उन्होंने कितने दौरे किए मदरसों के, किन मदरसों को आपने जो है वो लैपटॉप दिया है, किन मदरसों को आपने कंप्यूटर से जोड़ा है, कुछ भी काम नहीं किया गया। मुसलमानों के साथ सिर्फ धोखा है। और ये पसमंदा की जो बात कर रहे हैं तो ये ऐसे चेहरे को लेके आए जिसको जनता ना पहचानती है ना लोग पहचानते हैं। ये इस तरीके से झूठ बोलना हमारे हिसाब से तो ठीक राजीव ये इनका अहंकार बोल रहा है। देखिए इस मामले में बोल रहा है, आपको आपका चेहरा कोई अहंकार नहीं बोल रहा है, मैं अहंकार नहीं बोल रहा है। अभी भी आपका दम नहीं है। मैं गलत बात करते हैं। नहीं, आप अहंकार बोल रहे हैं, सही बात की है, सही जगह छोड़ दी। अच्छा, मैंने सही जगह छोड़ दी है, बहुत सही जगह होती है। आपने ठेका लिया हुआ है क्या? अच्छा चलिए, राजीव क्या आप मुसलमानों को प्रतिनिधित्व करेंगे? इस मामले में ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं। आप प्रमाण पत्र देंगे क्या कौन लोकप्रिय है, कौन एक्सेप्टेबल केस है? आप ये नहीं होगा। विरोध ये आप नहीं देखेंगे। हाँ, इस आधार पर प्रमाण पत्र नहीं दिया जा सकता। गुरु प्रकाश जी और राजीव, नहीं, मेरा इसमें यह कहना है कि देखिए चुनाव के वक्त अपने अपने वोट बैंक को साधने के लिए नेता जो बात करते हैं, सरकार बनने के बाद वो बातें नहीं की जा सकती। उसकी बहुत मर्यादाएं हैं। जब आप सरकार में आ जाते हैं तो पूरा प्रदेश आपका है और सारे जनसंख्या आपकी है। तो इसलिए सवाल तो ये उठेगा कि जब देश के प्रधानमंत्री ही कहते हैं कि रमजान और दिवाली, शमशान और कब्रिस्तान की बात करते हैं, मुख्यमंत्री चुनाव में जाने से पहले 80%, 20% की बात करते हैं और तमाम ऐसे बयान आते हैं, तो निश्चित तौर पर एक तबका जो है उसको एक शंका होती है। लेकिन ये चुनावी बातें हैं, सबको मालूम है कि किस तरह से वोट पड़े, किस तरह से वोटिंग हुई है, किस तरह से चीजें हुई है, तो ये तो सबको मालूम है। वो एक चुनाव, एक खेल है, एक चुनाव प्रतिस्पर्धा है, वहां पर उतरे हुए हैं तो उनको वोट पाना है अपने अपने नेताओं को। लेकिन जब यही सरकार बनाने के लिए आ जाते हैं तो सरकार बना करके आप ऐसा कोई नियम नहीं बना सकते कि इस धर्म या इस जाति या इस क्षेत्र को आप इसका फायदा इसको नहीं देंगे, उसको नहीं देंगे। तब पूरी 23 करोड़ के आप मुख्यमंत्री हैं, 23 करोड़ की आपकी सरकार है, तब आपको सबका साथ सबका विकास का नारा देना ही पड़ता है और सब में विश्वास भरना ही पड़ता है। अब ये बात अलग है कि किन में कितना विश्वास आप में, जनता के उस तबके, उस वर्ग का आपकी सरकार पर कितना विश्वास है या नहीं है, वो एक अलग विषय है। लेकिन आपको ये कहना पड़ता है कि सबका साथ करेंगे, सबका विकास करेंगे, इनफैक्ट आपको करना भी पड़ता है। बात ये नहीं है, बात ये है कि अगर मुसलमानों और पसमानदा समाज को लेकर के जो बात गुरु प्रकाश जी कह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी इतनी संजीदा थी तो 403 विधानसभा सीटों में 2 टिकट दे दिया होता, ऐसी ही जगह से दे दिया होता जहां से आपको बीजेपी के जीतने की कोई संभावना नहीं थी, आप वहीं से दे देते। लेकिन ऐसा नहीं होता है। कोई भी पार्टी चुनाव जीतना, उसका किसी भी राजनीति पॉलिटिकल साइंस के किताब में लिखा है कि राजनीतिक दलों का उद्देश्य सिर्फ एक है, अब सत्ता की प्राप्ति और उसके बाद अपनी विचारधारा के आधार पर अपनी पॉलिसीज को बनाना। तो ये चीज हमें दिमाग में रखनी। ठीक है, गुरु प्रकाश इस पर याद करना चाह रहे हैं। गुरु प्रकाश आइए। नहीं, देखिए राजीव जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और निश्चित रूप से सिंबॉलिक और टोकन रिप्रेजेंटेशन की बात नहीं हो रही है।
जब भारतीय जनता पार्टी बनी थी तो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य थे स्वर्गीय सिकंदर बख्त जी। आज बिहार से मैं लाइव हुआ हूं शीतल जी आपके शो पे। बिहार में नई औद्योगिक क्रांति हो रही है, किसके नेतृत्व में हो रही है? शहनवाज हुसैन जी के नेतृत्व में हो रही है। मुख्तार अब्बास नकवी जी, नजमा हेपतुल्ला जी राज्यपाल थी। अगर मैं गिनाना शुरू करूं तो आपका शो समाप्त हो जाएगा, उस पर जाने का कोई अर्थ नहीं है। लेकिन नीतिगत दायरे से भी बात करिए तो धारा 370 के हटने से सबसे बड़ा लाभार्थी कौन है? मैं पूछना चाहता हूं, धारा 370 के हटने से सबसे बड़ा लाभार्थी कोई है तो जम्मू कश्मीर की अल्पसंख्यक महिलाएं हैं, मुसलमान महिलाएं हैं। इसकी बात क्यों नहीं होती है? ट्रिपल तलाक के हटने से सबसे बड़ा लाभार्थी कौन है? तो मुसलमान महिलाएं हैं। तो कुल मिलाकर के नीतिगत दायरे से, नीतिगत तरीके से और सम्मान और प्रतिनिधित्व। चलिए इसी नोट पर मैं इस बहस को, इस चर्चा को खत्म करूंगी। योगी 2 की शुरुआत हो चुकी है। योगी आदित्यनाथ ने दूसरी बार यूपी के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले लिया और उनके साथ ही 2 डिप्टी सीएम, 16 कैबिनेट मंत्री, 14 इंडिपेंडेंट और 20 राज्य मंत्रियों ने शपथ ली। योगी 2 कल इसकी बैठक भी होगी और पोर्टफोलियोज भी थोड़ी देर में आ जाएंगे, किसको कौन सा मंत्रालय। हमारी नजर बनी रहेगी। सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए News 24।